सो हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10वीं कक्षा की तरफ तैयारी करते हैं तो बिल्कुल सही स्थान पे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास किस चीज़ का है तो पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं क्योंकि डेली चलता है। और ये क्लास आपका मैथ का है और हम मैथ में आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन जो है उसको गेस कर रहे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर आप अच्छे से बारीकी से अगर आप रियलिटी में इस टाइप की और भी क्वेश्चन दोहरा लेंगे तो 100% बता रहा हूँ आपके क्वेश्चन फंसने ही फंसने बोर्ड के पेपर में। क्योंकि जो बोर्ड का एग्जाम हम लोग देते हैं उसमें जनरली आपके जो क्वेश्चन होते हैं ना बुक से ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब लगभग 90% क्वेश्चन आपसे बुक से ही देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चन और जैसा क्वेश्चन ये बुक में दिया रहता है वही पेस्ट और कॉपी आता है बोर्ड के पेपर में। अक्सर यही होता है, हाई स्कूल लेवल की बात कर रहा हूँ। तो वैसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो इन क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से रिवीजन करके जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आज का मैं टाइप बताने वाला हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन तो और ही मोस्टली इंपॉर्टेंट ही होते हैं। वैसे जितने भी टाइप को बताऊँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी को मिस ना करिएगा। और मेरे ख्याल से जब ढेर सारे क्वेश्चन पूरा यूनिट खत्म होने में ढेर सारे मैं क्वेश्चन को करवा दूंगा और उस क्वेश्चन को अगर आप करके जाएंगे तो आपके लिए एक अच्छा बेनिफिट फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, लगाते हैं। इस साथियों देखिए, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, बता रहा कि पी के किन मान के लिए जो निम्न समीकरणों के योग में एक अद्वितीय हल होगा। ये इस क्वेश्चन दिया आपको 4x + py + 8 = 0 है। और उसके बाद है सेकंड जो है क्वेश्चन इसका है 2x + 2y + 2 = 0 है। इसको आपको फाइंड करना, बताना कि p के किस मान के लिए निम्न समीकरण के योग में एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। मैं बुक रखता हूँ और मैं आपको यहाँ से ना ऐसे क्वेश्चन को हल करने का आपको तीन टाइप क्वेश्चन बनते हैं इस टाइप के। पहला आता है कि अद्वितीय हल होगा, दूसरा का होता है कि अनंत हल होंगे या फिर ढेर सारे हल होंगे, और एक आता है इस पे कि एक भी हल नहीं होगा। तीन कंडीशन होते हैं। पहले कल भी मैं उस कंडीशन को बताया था और आज भी उस कंडीशन को बताता हूँ, क्योंकि अगर वो कंडीशन आपको नहीं पता रहेगा ना तो फिर सवाल ही हल नहीं हो पाएगा, एक भी सवाल आपसे बन ही नहीं पाएगा और गलती करके आएंगे। 100% बता रहा हूँ। तो पहले मैं कल भी बताया था और आज भी उसका कॉन्सेप्ट एक बार मैं आपको क्या करता हूँ, समझा ही देता हूँ। देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है था, अगर दो चर का रैखिक समीकरण मिलेगा, कितने चर का? दो चर का। जैसे मैं लिख देता हूँ a1x और +b1y + c1 बराबर अगर 0 हो और एक हो a2x + b2y + में कितना c2 = 0 हो। इस तरह से दो समीकरण आपको दिया रहेगा और ये दो चर का रैखिक समीकरण है। दो चर है, एक x और एक y है। रैखिक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पावर 1 है। तो यहाँ से तीन केस निकल जाता है। वो तीन केस कल मैं बताया था और आज भी बताता हूँ। अगर अद्वितीय हल कहेगा तो उसका केस होता है अद्वितीय। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है एक हल। एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल। तो अगर अद्वितीय हल होगा ना तो इसका कंडीशन क्या होता है? इसका कंडीशन ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। ये कंडीशन। सेकंड कंडीशन होता है कि अगर इसके निकल जाते कितने हल, अगर इसके निकल जाते हैं अनंत हल, अगर निकलते हैं। दूसरा का केस में बोलेगा आपसे, देखिएगा क्या बोलता है, अगर अनंत हल अगर होंगे तो उसको इस रूल का फॉलो करना होगा। नीचे मैं लिख देता हूँ। इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल b1/ होता है कितना b2 और इक्वल होता है c1/ कितना होता है c2 होता है। किसका? अगर अनंत हल होगा तब। और तीसरा का एक कंडीशन होता है अगर एक भी हल नहीं होगा। अगर एक भी हल नहीं होगा तो इसका कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 और नॉट इक्वल होता है c1/c2। जब एक भी हल नहीं होगा तब। या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ना, इसको एक भी हल, अद्वितीय हल को बोलते हैं कि एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता हो। इसको हम लोग बोलते हैं कि क्या हो, समपाती हो। और इसको बोलते हैं कि अगर रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। इस नाम से भी जाना जाता है, कल इसी नाम से बताया भी था। तो देखिए इसका अब a1/a2 b1/b2 c1/c2 क्या है, इनसे तो भली प्रकार परिचित है। ये क्या है? ये गुणांक है, x का गुणांक, y का गुणांक और लास्ट वाला जो पद है c वाला पद है, तीसरा का पद है वो है, और बाकी कुछ नहीं है। तो इसमें से यही बोला है कि इसके इस वाले में क्वेश्चन में बोला है कि इसके अद्वितीय हल होंगे। p के किस मान के लिए समीकरण दिया इतना 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 के अद्वितीय हल होंगे। तो
तो अद्वितीय के लिए फिर ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अगर लिख देंगे, अब यहाँ पे लिख देंगे चूंकि इसके अद्वितीय हल है, लिख देंगे इसके कैसा हल है, अद्वितीय हल है ना, इसलिए फॉर्मूला ये बैठेगा और ये वाला फॉर्मूला बैठ जाएगा यहाँ से a1 अपान क्या हो जाएगा a2 और नॉट इक्वल यहाँ से हो जाएगा b1 अपान क्या हो जाएगा b2 और नॉट इक्वल c1 अपान कितना हो जाएगा c2 हो जाएगा। बस वैल्यू रख लो, उसके बाद आपको मिल जाएगा a1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल b1 की वैल्यू हो जाएगा p और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 और नॉट इक्वल c1 की वैल्यू हो जाएगा 8 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको कट कर लो, 2 टाइम्स बार कटेगा, नॉट इक्वल कितनी बार काटेगा ये 2 बार काटेगा और ये हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से p कितना हो जाएगा p बटे 2 तो रहा करेगा और नॉट इक्वल ये इसको काटेगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से। तो अब आपका p का वैल्यू फाइंड करना है, तो p की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहते हैं तो आराम से निकाल सकते हैं। इसको खोल लो, इसको खोलेंगे तो हो जाएगा कितना 2 नॉट इक्वल p डिवाइड बाई 2, या फिर ऐसे भी खोल सकते हैं, इधर भी p डिवाइड बाई 2 नॉट इक्वल 2, बात वही है। p की वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटू भी इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो सॉरी बट्टे भी इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 दूनी हो जाएगा 4 नॉट इक्वल p, या फिर यहाँ से निकाल सकते हैं p की वैल्यू निकालेंगे नॉट इक्वल 2 दूनी 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4। यानी दोनों से बात एक ही बनी, p का वैल्यू नॉट इक्वल 4, p का वैल्यू नॉट इक्वल 4, बात एक ही हुआ। तो लिख देंगे इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि p का मान जो होगा नॉट इक्वल 4, p का वैल्यू जो होगा इसमें p का मान जो हम लोग 4 नहीं रख सकते हैं, बाकी सारे के सारे वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि ओनली किसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा p नॉट इक्वल 4, p 4 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी सबको एक्सेप्ट करेगा। तो बोला है कि जो बोला है कि p के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 का अद्वितीय हल होगा, तो किस मान के लिए, तो हम लोग लिखेंगे p को छोड़ के बाकी सभी मान के लिए ये अद्वितीय होगा, बस p को छोड़ के, है ना। तो लिख देंगे p को छोड़ के, ऐसे लिख देंगे p को छोड़ कर p ऐसे कर सकते हैं p नॉट इक्वल 4, यानी 4 को छोड़ के 4 को क्या करके छोड़कर बाकी सभी मान पे, बाकी सभी मान और कौन, अरे भाई 4 नहीं है ना, और भी है ना 5 6 7 8 9 10 और -1 -2, बाकी सभी को एक्सेप्ट करेगा, केवल 4 को छोड़कर बाकी सभी मान के लिए ये अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल देगा, मान के लिए अद्वितीय हल देगा, अद्वितीय हल होगा। केवल किसको छोड़ के 4 को छोड़ के, 4 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, बाकी सबको एक्सेप्ट करेगा। तो इस टाइप में भी क्वेश्चन आने के 100% संभावना रहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मजेदार क्वेश्चन। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मजेदार ही क्वेश्चन है। बता रहा है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। समीकरण दिया है कि x + 3y माइनस कोष्टक में k - 3y = 0 है। फिर उसके बाद सेकंड जो समीकरण इसका है 12x + ky है, और उसके बाद माइनस का k = 0 है। देखिए फिर वही काम, जस्ट सेम वैसा ही है, लेकिन इस बार बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अनेक का मतलब क्या, ढेर सारा, ढेर सारा का मतलब क्या, बहुत, बहुत का मतलब क्या, अनंत। मतलब अपरिमित रूप से यही कह रहा है कि इसके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से यानी अनंत हल की बात कर दिया। इस कंडीशन की बात आ गई, अब सवाल इस पे लगेगी, क्लियर। तो बस काम वही कर लेते हैं। अब आपको a1/a2, b1/b2, c1/c2 ये पता होना चाहिए। कैसे पता करते हैं, a1 क्या है, x का गुणांक a1 का काम करेगा, y का गुणांक b1 का काम करेगा, और जो c लास्ट वाला पद होगा c1 का काम करेगा। दूसरे में से x का गुणांक a2 का काम करेगा, y का गुणांक जो होगा वो b2 का काम करेगा, जो लास्ट वाला पद होगा c2 का काम करेगा। यही में से वैल्यू है, इसमें से उठा के इसमें तो रखते हैं ना, ठीक है। तो चलिए अब रख लेते हैं, हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑफ लगा लेते हैं, लिख देंगे कि चूंकि यहाँ जो बोला है अपरिमित रूप से अनंत हल है, अपरिमित होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक का मतलब अनंत, वही अनेक हल अगर बोला है, अनंत यानी अनेक, तो अब लगा लेंगे ऐसे केस में इसका कंडीशन फार्मूला, और ये वाला हमारा फार्मूला है, इसका कंडीशन होता है a1/a2
A2 इक्वल B1 अपान B2 और इक्वल C1 अपान कितना हो जाएगा, C2 हो जाएगा। A1 अपान A2, A1 की वैल्यू क्या होता है, x का गुणांक A1 होता है ना। देखिए वहाँ पे मेन संरचना ये है, ये चीज साचा इंपॉर्टेंट है। x का गुणांक A1 होता है तो x का गुणांक यहाँ पे क्या है, k है, तो k रखिएगा ओवरऑल बट्टे A2, x का गुणांक जो होता है A2 का काम करेगा 12 इक्वल y का गुणांक B1 होगा तो y का गुणांक यहाँ पे 3 है, चिन्ह सहित रखना होता है। B2 क्या होता है, सेकंड वाले समीकरण का y का गुणांक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे बढ़ा तो इक्वल C1 क्या होता है, k का गुणांक। C1 जो होता है लास्ट वाला पद होता है C1, चिन्ह सहित रखिएगा, लास्ट वाला एक पद होगा C1 का काम करेगा चिन्ह सहित। इसका चिन्ह क्या है, माइनस k और प्लस माइनस कितना है, थर्ड है, और ओवरऑल के बट्टे, और इसका C2 जो है ये वाला हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा कितना, k हो जाएगा। बस कैलकुलेशन इसको कर लो और फिर आपको मिल जाने वाला यहाँ से क्या आंसर का। तो देखिए ये माइनस से माइनस आपका हो जाएगा क्या, नेगलेक्ट हो जाएगा, और मैं इसको नीचे लगा देता हूँ, यहाँ से k डिवाइड बाय हो जाएगा 2 इक्वल 3 डिवाइड बाय हो जाएगा k और इक्वल, और यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k माइनस 3 और ओवरऑल की बटे कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब थोड़ा सा और है, कैलकुलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग का आंसर निकलने वाला ही है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आप हल करेंगे ना तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए k का ही तो वैल्यू निकालना है, k के किस मान के लिए, तो किसी एक को पकड़ लो, यहाँ से काम हो जाएगा, किसी एक को पकड़ लीजिए, काम हो जाएगा। देखिए हम इसको खोलने आता है ना, सब इक्वल है तो किसी दो पार्ट को एक साथ ले लीजिए। अब उसी पार्ट को लीजिएगा जिससे कि आंसर हमारी आसानी से क्या हो जाए, निकल जाए। अब उसी वाले पार्ट को क्या करिएगा, लेंगे तो आपके लिए बेस्ट होगा। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, k डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाएगा, और ये 3 डिवाइड बाई हो जाएगा कितना, k क्रॉस लगा लो, यहाँ पे 12 है, सॉरी और ये 12 है, 12 है, क्रॉस लगा लो, k का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल 12 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 36 हो जाएगा, और k का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। कैसे, कोई चीज अगर स्क्वायर में रहती तो उधर चला जाएगा तो उल्टा होता है काम ना, अगर इधर स्क्वायर में आएगा तो उधर कड़ी में जाएगी, और कड़ी में जाएगी तो 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो 6 आएगा, और प्लस और माइनस में ले लेते हैं हम लोग। तो अब यहाँ से देखिए, यहाँ से k की वैल्यू दो ठो निकलेगी, एक k का वैल्यू निकल के आएगा, एक +6 आएगा, और r करके एक k का वैल्यू आएगा कितना, -6 आएगा। तो निगेटिव वाले को हम लोग नहीं लेंगे, निगेटिव वाले को नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि निगेटिव वाले को अगर लेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, जो बोला है कि अपरिमित रूप से अनंत हल होंगे, तो इस वाले कंडीशन पे ये आएगा नहीं, अनंत हल इसके आएंगे नहीं। अनंत हल ना आने का सेंस से हुआ कि k का वैल्यू जब इसमें 6 डालेंगे ना तो इस कंडीशन को, अरे -6 डालेंगे तो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा। k की वैल्यू जब -6 डालेंगे ना इसमें दोनों में डाल के तो फिर उसके बाद ये रिजल्ट जो बनेगा तो उस पर फिर इसके गुणांकों का जब डिवाइड कराएंगे तो ये इक्वल आना चाहिए, लेकिन इक्वल नहीं आएगा, -6 पे आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता, तो आप चेक करिए डाल के, इसमें देखिए नहीं आएगा तो लिख देंगे, अतः आंसर जो हो जाएगा k बराबर हो जाएगा +6, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो मेरे ख्याल से ये दो टाइप के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो फिर अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। और ये दो क्वेश्चन थे, मेरे हिसाब से मस्त लगा, मैं इसको आपके सामने गेस कर दिया, रिवीजन करके जाइएगा। और चलते हैं, बाय।